नमस्कार। चलिए हमारी संविधान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने बात की थी समानता और आज़ादी के अधिकारों पर। आज का हमारा फोकस रहेगा सामाजिक न्याय पर, मजहब की आज़ादी पर और हाँ, उस सबसे बड़ी ताकत पर जो इन सारी अधिकारों की हिफाजत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शोषण से कैसे बचा जाए, फिर बात करेंगे आस्था और अपनी संस्कृति को बचाने के अधिकारों की। एक नज़र डालेंगे संपत्ति के अधिकार की दिलचस्प कहानी पर और आखिर में हम पहुंचेंगे उस अधिकार तक जो इन सब का आप कह सकते हैं कि एक तरह से बॉडीगार्ड है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। ये वो हिस्सा है जो हमारे समाज के उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, शोषण के खिलाफ। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, नाम है उसका संविधानपुर। अब इस गांव में हो क्या रहा था कि कुछ ताकतवर लोग गरीबों को डराते धमकाते थे, उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे और मजदूरी भी पूरी नहीं देते थे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे जड़ से खत्म करना बहुत बहुत जरूरी था। तो फिर हमारा संविधान इस मुश्किल का हल कैसे लेकर आया? इसका जवाब है आर्टिकल 23। ये एक मजबूत ढाल की तरह सामने आया। इसने एकदम साफ साफ कह दिया कि इंसानों की खरीद फरोख्त, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, या फिर किसी से भी जबरदस्ती काम करवाना एक जुर्म है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये प्रोटेक्शन सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। अब देखिए, कानून तो बन गया, लेकिन उसे असली ताकत कैसे मिली? वो मिली 1982 के एक बहुत ही अहम केस से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 के दायरे को और भी बड़ा कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सुनिए, जबरदस्ती काम करवाने का मतलब सिर्फ शारीरिक मजदूरी नहीं है। अगर किसी को मिनिमम वेज यानी तय की गई न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही है। तो देखा, ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के भी खिलाफ एक बड़ा कदम था। अच्छा, संविधानपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वहां एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो थी बच्चों से जुड़ी हुई। छोटे छोटे बच्चों का बचपन उनसे छीना जा रहा था। उन्हें खतरनाक फैक्ट्रियों में काम पर भेज दिया जाता था, जहां उनके भविष्य के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो इस समस्या से निपटने के लिए सामने आया आर्टिकल 24। इसने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, बिल्कुल साफ कर दिया कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री, खदान या ऐसी किसी भी जगह काम नहीं करेगा जहां उसकी जान को खतरा हो। ये बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक जबरदस्त कदम था। और फिर से देखिए हमारी न्यायपालिका ने कैसे इस अधिकार को और भी मजबूत बनाया। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दूर की सोची। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि बच्चों को खतरनाक काम से हटाओ, बल्कि ये भी कहा कि उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करो। मतलब उन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ अधिकार को सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार से जोड़ दिया। कितना शानदार है ना ये? तो शोषण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से पर बात करेंगे जो सच में भारत की आत्मा है, जो हमारे देश की विविधता और हर किसी की अपनी आस्था, अपने विश्वास की आज़ादी को बचाता है। देखिए, यहाँ पर ये 4 आर्टिकल्स हैं, 25 से लेकर 28 तक, और ये चारों मिलकर एक कमाल का बैलेंस बनाते हैं। एक तरफ हर व्यक्ति की अपनी आस्था की आज़ादी है, तो दूसरी तरफ देश का सेक्युलर कैरेक्टर है। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर आर्टिकल 26 धार्मिक ग्रुप्स को अपने मामले खुद संभालने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 27 ये पक्का करता है कि सरकार जनता के टैक्स का पैसा किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। और आर्टिकल 28 कहता है कि जिन स्कूलों को पूरी तरह सरकार चलाती है, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एकदम क्लियर। चलिए अब आस्था की आज़ादी से आगे बढ़कर बात करते हैं उन अधिकारों की जो भारत के कल्चरल फैब्रिक को, मतलब हमारी जो अनूठी सांस्कृतिक बनावट है, उसे जिंदा रखते हैं। ये खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत अहम है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये हर कम्युनिटी को, ध्यान दीजिए, हर कम्युनिटी को अपनी पहचान बचाने का हक देता है। पहचान मतलब अपनी भाषा, अपनी लिखने की शैली यानी लिपि और अपनी संस्कृति। यहाँ एक मज़ेदार बात है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, पर ऐसा नहीं है। ये भारत की हर उस कम्युनिटी के लिए है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये है हमारे संविधान की खूबसूरती।
और फिर आता है आर्टिकल 30, जो इस प्रोटेक्शन को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। ये साफ तौर पर भाषाई और धार्मिक यानी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये खास अधिकार देता है कि वो अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पर आते हैं, एक ऐसे अधिकार की कहानी जो कभी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा था लेकिन वक्त के साथ उसका स्टेटस बदल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार की। तो हुआ ये कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन जल्दी ही एक प्रॉब्लम सामने आई। जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े सामाजिक सुधार करने चाहे तो ये अधिकार रास्ते में आने लगा। इसके बाद सालों तक बहस चली, कोर्ट में लंबी लड़ाइयां हुईं, जिसमें केशवानंद भारती केस एक टर्निंग पॉइंट था और आखिर में 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या सफर रहा है इस अधिकार का। चलिए अब हम इस पूरे चैप्टर के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। हम बात करने वाले हैं उस अधिकार की जो बाकी सारे अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें असल जिंदगी की हकीकत बनाता है। और इस अधिकार की अहमियत को समझाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा और उसका दिल। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस बेमतलब हो जाते। तो सवाल ये है कि आखिर ये आर्टिकल 32 है क्या? इसे आप एक मास्टर की की तरह समझ सकते हैं जो सीधे इंसाफ का दरवाजा खोलती है। मतलब ये कि अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि सरकार या कोई भी संस्था उसके फंडामेंटल राइट्स छीन रही है, तो वो इंसान सीधे, जी हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। ये हर नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी ताकत है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है। तो इसके लिए कोर्ट के पास 5 तरह के खास टूल्स हैं, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। हर रिट का एक खास काम है। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाना। मैंडेमिस का मतलब है किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का ऑर्डर देना। ये सब मिलकर एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाते हैं जिससे हमारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है? मतलब क्या इन पर कोई लिमिट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। आर्टिकल 33, 34 और 35 कुछ ज़रूरी लिमिट्स लगाते हैं। जैसे देश की सुरक्षा और आर्मी में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। या फिर अगर कहीं मार्शल लॉ लगा हो तो वहाँ भी अधिकारों पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। और ये सब क्यों? ताकि देश की एकता और सुरक्षा बनी रहे। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि हमारा संविधान शोषण के खिलाफ कैसे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। हमने ये भी समझा कि ये हर धर्म और संस्कृति को कितनी इज्जत देता है। हमने संपत्ति के अधिकार की बदलती कहानी देखी और सबसे ज़रूरी हमने आर्टिकल 32 को जाना जो इन सभी अधिकारों का अल्टीमेट गार्डियन है। तो आज की ये चर्चा मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। अगर आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा है, तो आज के भारत में वो कौन सी चीज़ है जो इस आत्मा को जिंदा रखती है, जो इसे आवाज़ देती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। चलिए अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।